गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लाल बहादुर सिंह यादव SNIC यूट्यूब चैनल पर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। आज की टॉपिक है 1833 का राजलेख को हम लिख लें चार्टर ऑफ 1833। इससे पहले हमने बताया था 1813 का चार्टर या राजलेख इस पर हमने चर्चा किया था सेकेंड पार्ट वाले वीडियो में। इसमें मैंने बताया था कि नहीं, गवर्नर जनरल को ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें अधिकार दिया गया, गवर्नर जनरल गवर्नर को और सेनापति की नियुक्ति का अधिकार इस कंपनी को दे दिया गया और इसमें 1 लाख रुपए का अनुदान हिंदुस्तान के भारतीय विद्यालयों को पुरस्कार समझिए या अनुदान समझिए देने की घोषणा कर दी गई, जिससे कि भारत की जनता अपनी भाषा में जो विद्यालय चला रहे हैं उसकी देख रेख मरम्मत के लिए, उनके साहित्यकारों के लिए, उनके भाषा के विकास के लिए वह 1 लाख रुपया देने का प्रावधान किया गया। किसमें? 1813 का राजलेख में, चार्टर ऑफ 1830 इसमें दिया गया। और इसमें यह भी प्रावधान किया गया कि कंपनी का जो विस्तार हुआ है इसमें हुआ है और व्यापार के मामले को यह सीमित कर दिया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट, इसलिए थोड़ा सा हम पीछे जा रहे हैं, थोड़ा सी की बात आपको याद आ जाए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंग्लैंड में है उसने ब्रिटिश जनता को यह आदेश कर दिया कि सभी ब्रिटिश जन पूर्वी देशों में व्यापार कर सकते हैं। यह उस ब्रिटिश गवर्नमेंट का फरमान था और लेकिन मूल बात इसमें एक छूट गया था, उसमें ब्रेक लगाया गया कि चीन का व्यापार, चीन देश से व्यापार एवं चाय का व्यापार का एकाधिकार कंपनी का बना रहा। उस पर व्यापार केवल कंपनी करेगी, न कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की कोई अन्य जनता करेगी। जब 1600 ईस्वी का जब चार्टर बना तो उस समय आदेश था कि कंपनी व्यापार करेगी, केवल व्यापार करेगी। तो उसमें थोड़ी सी खामियां थी कि वहाँ की जो जनता जो आती थी वह अपना भी व्यापार करती थी। कंपनी के कर्मचारी कुछ अपने पैसे से अपना व्यापार भी करते थे। तो उसमें 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक फरमान जारी किया, कानून बनाया कि नहीं, जो व्यक्ति को लाइसेंस नहीं है, अनुमति नहीं है, वह व्यापार नहीं कर सकता है। क्योंकि कंपनी का भी तो सामान को बेचना था। यदि आप अपने सामान को बेचेंगे तो कंपनी का सामान कौन बेचेगा? इस तरीके से उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि बिना लाइसेंस के आप जो है व्यापार नहीं करेंगे। अब अगली वीडियो में देखिए, इसमें पार्ट 3 वाले भाग में आगे देखिए 1833 का राजलेख 13 में संशोधन किया गया। व्यापारिक मामला कंपनी
को ब्रिटिश जन को दे दिया गया, पूरा संपूर्ण खोल दिया गया, कोई एकाधिकार नहीं रह गया। बस केवल एकाधिकार किसका था? चाय और चीन के व्यापार पर। कंपनी का केवल एकाधिकार चाय और चीन के एकाधिकार पर। आगे देखिए 1833 का राजलेख। इस राजलेख में ब्रिटिश सरकार ने 1814, 1823, 1829 के माध्यम से, चार्टर एक्ट के माध्यम से इसने जो है कुछ प्रावधान, कुछ कानून भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए और इससे लेकिन क्या हुआ? वांछित परिणाम मिल नहीं पाया। जितना विकास होना चाहिए उससे कोई प्रभाव पड़ा नहीं। जितना 13 का था, 73 का था, 84 का था, 1784 का पीस इंडिया एक्ट का था, उतना प्रभाव पड़ा नहीं। 1814 राजलेख, 23 राजलेख, 1829 राजलेख कोई विशेष प्रभाव नहीं डाल पाया। अच्छे तरीके से उसमें वो आ नहीं पाया। इसके बेवर्जित, इसके बाद 1813 का राजलेख यह भारत के लिए लागू किया गया। इस राजलेख में 1833 के राजलेख में बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया और इसको केंद्रीकरण कर दिया गया। देखिए यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, केंद्र और राज्य सरकार, केंद्रीकरण कर दिया गया। सारा कानून जो है इसमें आ गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया। संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कौन है? कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम लॉर्ड विलियम बेंटिंग। यह जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, यह गवर्नर जनरल संपूर्ण भारत का हो गया, भारत का गवर्नर जनरल। इन्होंने किया गया इस परिषद, इस राजलेख में 100% गवर्नर जनरल का 100% को कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। संपूर्ण भारत पर कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। 100% का मतलब होता है गवर्नर जनरल और उसके परिषद के सदस्य सभी जो है मिल करके कानून बनाएंगे। और यदि कानून जो गवर्नर जनरल बनाता है, जिस कानून को गवर्नर जनरल बना करके घोषित करता है, उसको अधिनियम कहेंगे। ध्यान दीजिए, उसको हम अधिनियम कहते हैं। और इससे पहले
जो कानून राजलेख के माध्यम से, सम्राट के माध्यम से, महारानी के माध्यम से आता था वह चार्टर था। चार्टर मतलब राजलेख होता है, राजा का लेख, जो फरमान जारी है वही जो है कानून है। अब जब गवर्नर जनरल के द्वारा बनाए गए, उसकी परिषद के द्वारा बनाए गए कानून को हम क्या कहेंगे? अधिनियम लगाएंगे। वह पहले क्या था? विनियम। विनियम। इससे पहले 1833 के कानून से पहले हम जितने चार्टर एक्ट बने थे उसको हमने क्या कहा? विनियम के माध्यम से हमने उसको दर्शाया, एक्ट के माध्यम से दर्शाया, राजलेख के माध्यम से दर्शाया, चार्टर के माध्यम से दर्शाया। लेकिन इसके बाद जो कानून गवर्नर जनरल बनाया उसको हम क्या कहेंगे? अधिनियम कहते हैं। उसी को अधिनियम कहा जाता है। आप कहीं कहीं देखेंगे अधिनियम लिखा है, कहीं चार्टर लिखा है, तो उसमें आप उसका डिफरेंट कर लेंगे कि वास्तव में ये अलग अलग क्यों लिखा जा रहा है। अलग अलग लिखने का यही मतलब है कि चार्टर है तो महारानी के माध्यम से, सम्राट के माध्यम से आता है जो लेख, और ये जो है इसके माध्यम से, जो सपरिषद गवर्नर जनरल और उसके परिषद के सदस्य। अब देखिए अगला, इसमें जो है इस कानून में जैसे विधिक कानून, विधिक में गवर्नर जनरल को एक सदस्य की नियुक्ति और करनी थी अतिरिक्त विधि सदस्य के रूप में। जैसे आप अगले एक्ट में देखे हैं कि वह 4 से 3 सदस्य की नियुक्ति कर दी गई। अब इसमें क्या है? एक सदस्य को बढ़ा दिया गया, क्योंकि विधिक के लिए, विधिक मतलब कानून के लिए, कानून निर्माण के लिए कि उस समिति के अंदर जो है एक कानून का सदस्य होना अनिवार्य है। तो बता दें हम आपको, जैसे ब्रिटेन से जो है लॉर्ड मैकाले को जो है लाया गया और उसे विधिक सदस्य के रूप में उस समिति, उस परिषद का सदस्य बना दिया गया और कानून बनने लगा। लेकिन कुछ समय के बाद ही अब गवर्नर जनरल को विधि के लिए एक अलग आयोग गठित करने का प्राधिकार प्राप्त हो गया। एक अलग से उसे गठित करने का प्राधिकार प्राप्त हो गया। तो उसने क्या किया? 4 सदस्यीय एक कानून परिषद का गठन किया, जिसके वह कब किया? 1834 में 4 सदस्यीय एक समिति का गठन किया, जिसमें लॉर्ड मैकाले को अध्यक्ष बना दिया गया। अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। आई बात समझ में? यह 1834 में 4 सदस्यीय एक समिति का गठन किया गया, जिसमें लॉर्ड मैकाले को अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया। लॉर्ड मैकाले
को 1813 का चार्टर एक्ट का अध्ययन करने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने आदेश कर दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कहा कि नहीं, इस चार्टर एक्ट का अध्ययन करके रिपोर्ट प्रस्तुत करें। तो इन्होंने किया क्या, चार्टर एक्ट का अध्ययन किया 1813 का। इसमें 1 लाख रुपए का जो प्रावधान हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान के शिक्षा पर खर्च करने के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो आदेश था, जो कानून था, उस पर इन्होंने अध्ययन किया। उस पर अध्ययन करने के बाद इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत किया। कहा कि इस पैसे को, 1 लाख रुपए को आप किसी भी मद में खर्च कर सकते हैं। जैसे उसमें लिखा है कि हिंदुस्तानी विद्यालय, उनके साहित्यकार या उनके साहित्य के बारे में या उनके लेखकों को दिया जाए। तो उसमें तो उसमें आते हैं जॉन लॉक भी आते हैं, साहित्यकार जॉन लॉक भी हैं, जॉन मिल्टन भी हैं, यह भी साहित्यकार हैं। उसमें तो लिखा नहीं कि किस साहित्यकार को दिया जाएगा, किसी को दिया जा सकता है। लेकिन इसमें इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि आप किसी भी मद में इस पैसे को खर्च कर सकते हैं। लॉर्ड मैकाले पक्षपात करते हुए उसने इस निर्णय को किया और शिक्षा में उसने एक नई प्रणाली लागू कर दी। किया क्या, देखिए, लॉर्ड मैकाले ने इस रिपोर्ट के माध्यम से कहा कि हिंदुस्तान में कुछ लोगों को शिक्षित किया जाए और उच्च वर्ग को शिक्षित किया जाए और शेष को छोड़ दिया जाए। जैसे एक छनन विधि उन्होंने लगाया कि धीरे धीरे वो शिक्षा उच्च वर्ग से निम्न वर्ग में धीरे धीरे छन के आएगी, जिससे कि हमारा शासन अधिक दिनों तक चलता रहेगा। इस तरीके से उसने इतनी क्रूरता भरी बातें लॉर्ड विलियम बेंटिक को इस रिपोर्ट के माध्यम से दिया। तो उन्होंने किया गया, यह रिपोर्ट अगले आने वाले को प्रस्तुत किया कि वास्तव में होना क्या चाहिए। तो लॉर्ड मैकाले का यही था कि वो छनन विधि, शिक्षा को छनन विधि, जिससे कि बड़े बड़े कर्मचारी हिंदुस्तान के लोग हमारे कंपनी में एक कलर का काम करेंगे और ब्रिटिश प्रांत के लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट इंग्लैंड के बड़े बड़े पदों पर नियुक्त किए जाएंगे और ये रहेंगे। तो हमारे बीच में, हिंदुस्तान की जनता के बीच में और हमारे बीच में मध्यस्थता का काम करेंगे और कलर का काम करेंगे। ये तो था ये। और देखिए इसमें हुआ क्या, अगला पॉइंट देखिए। इसी एक्ट के तहत, इसी राजलेख के तहत जो है 1833 में इसमें व्यापारिक मामला, व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट के तहत जो है कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। पहले तो समाप्त था ही, लेकिन उसमें चाय एवं चीन देश है, चीन के साथ व्यापार अभी भी कंपनी
कंपनी का एकाधिकार था। अब यह सब समाप्त कर दिया गया, जो एकाधिकार था वह सब समाप्त कर दिया गया, चाहे ब्रिटिश जन का हो व्यापार या तो कंपनी का व्यापार, सब बंद कर दिया गया। अब कंपनी को दिया क्या गया? कंपनी को प्रशासनिक कार्य और राजनीतिक कार्य जो है इसी एक्ट के तहत सौंप दिया गया। व्यापार का जो कार्य था, जिस उद्देश्य से कंपनी लगाई गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी, वो सब समाप्त कर दिया गया। केवल रह गया प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था। इस रूप में वो देख रहे थे, सारा खत्म हो गया। अब प्रशासनिक व्यवस्था दे दिया गया, सारा व्यापार मामला खत्म हो गया। और इसमें देखिए जो विधि कानून बनाया गया, विधि का जो समिति गठित की गई थी, इस समिति के द्वारा, जिसमें लॉर्ड मैकाले अध्यक्ष है, 1834 लॉर्ड मैकाले इसके अध्यक्ष हैं। और इस समिति के अधीन जो दास व्यवस्था थी, दास प्रथा थी, यह इस कानून के विरुद्ध हो गया। जब इस कानून के विरुद्ध साबित होने लगा तो हुआ क्या? 1843 में दास प्रथा का अंत कर दिया गया, उन्मूलन कर दिया गया, ये समाप्त हो गया। इस विधिक समिति ने इस दास प्रथा को यह विधि के विरुद्ध बताया और उसने 1843 में जाते जाते इसको जो है दास प्रथा को समाप्त कर दिया, उन्मूलन कर दिया। मतलब वही होता है समाप्त करना। अब देखिए अधिनियम की धारा, इस कंपनी अधिनियम की धारा 87 के तहत जो है कंपनी को ये आदेश दिया गया, कंपनी के कर्मचारियों की जो नियुक्ति होती है, इस नियुक्ति में धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान हो गया, और रंग, इसके हिसाब से अयोग्य घोषित नहीं करना था। इस एक्ट का, इस राजलेख का ये कानून था कि कंपनी के कर्मचारियों की यदि नियुक्ति की जाती है तो उसमें कोई भी धर्म का हो, कोई भी मूल वंश का हो, जन्म से, जन्म स्थान से और रंग से, मतलब काले गोरे और जो भी हो, उसमें कोई भेद था नहीं। इस कानून के माध्यम से हम नहीं कह रहे हैं, इस कानून के माध्यम से, इस एक्ट के माध्यम से अधिनियम की धारा 87, इस अधिनियम की धारा 87 के तहत जो है धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान और रंग, ये देखिए अधिनियम की धारा 87 के तहत धर्म, मूल वंश, जन्मस्थान और रंग, इससे भेद अयोग्य घोषित नहीं करना है। अगला पॉइंट देखिए, राजस्व।
इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का राजस्व का अधिकार प्राप्त हो गया। और संपूर्ण भारत के लिए बजट एक ही बजट में पेश करने का अधिकार प्राप्त हो गया। और कहा गया, इस कानून में, इस नियम में कहा गया है कि संपूर्ण भारत की बजट एक साथ पेश की जाए, एक में पेश किया जाए। हमारे कहने का मतलब यह है कि इससे भारतीय संविधान के लिए एक मूल बात आ रही है। यहाँ से एक केंद्रीकरण मिल गया, कानून बनाने का अधिकार मिल गया, और क्या हुआ, और इसको कंपनी में बोर्ड ऑफ कंट्रोल मतलब निदेशक मंडल, यदि वह कानून बनाता है, कानून बनाने में कोई गड़बड़ी होती है या उसकी इच्छा होती है, अस्वीकृत कर देता है और वह स्वयं कानून निर्माण करता है। इससे भारतीय संविधान को बड़ा सहयोग मिलता है और इसी से संविधान का धीरे धीरे वह पॉइंट मिलता गया और हम निर्माण करते गए। अगली वीडियो में मैं इसके आगे बताऊंगा। जय हिंद।